नमस्कार, मैं संध्या तिवारी। स्वागत है आपका जिम्सी न्यूज में। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना ने त्यागा अन्न। भक्ति पर भारी पड़ी मिलावट। मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से 226 बीमार। टीम इंडिया के कोच गैरी कर्स्टन ने ली विदाई। गैरी 3 साल से थे टीम इंडिया के कोच। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जाने माने समाज सेवी अन्ना हजारे ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अन्ना ये अनशन जन लोकपाल बिल को मंजूरी दिलाने के लिए कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से करीब 226 लोग बीमार हो गए। इन सभी लोगों ने एक ही ब्रांड के आटे का इस्तेमाल किया था। बीमारों में से एक की आज मौत हो गई। मामले की जांच की जा रही है। भारत को विश्व कप जिताने के बाद टीम इंडिया के कोच गैरी कर्स्टन ने वापस अपने देश दक्षिण अफ्रीका लौटने की तैयारी शुरू कर दी है। गैरी करीब 3 साल टीम के कोच रहे हैं। इस दौरान टीम इंडिया ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। I've made friends in India and a huge part of my heart now remains in this incredible country. Believe me when I say this is one of the hardest goodbyes I've ever had to make. आगे बढ़ते हैं खबरों के इस खास सिलसिले में। हम आपको रूबरू कराएंगे समाज और आसपास की उन हकीकतों से जिनकी जड़ें हमारे समाज में काफी गहरी धसी हुई हैं। प्रोस्टिट्यूशन भी एक ऐसी ही कड़वी हकीकत है। देखते हैं ये एक रिपोर्ट। ये है दिल्ली का जीबी रोड, जहाँ खिड़कियों से झांकती या बरामदे में खड़ी होकर अपने ग्राहकों को बुलाती लड़कियों का नजारा आम बात है। नया अगर कुछ है तो वो है कुछ लोगों की मुहिम, जो इन महिलाओं को इस नर्क से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हमारे जब वो ट्रेन हो जाती हैं तब उनको मशीन दी जाती है एक, और उसको मशीन नहीं लेके वो अपने गांव में जाके करे मशीन से, ताकि अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। उनकी इस कोशिश को देखने जब हम जीबी रोड गए तो वहाँ का नजारा कुछ और ही था। सिलाई सीखने के नाम पर सिर्फ एक महिला थी। हमने बिना कैमरे के भी कई महिलाओं से बात करनी चाहिए, लेकिन किसी ने हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा। बात न करने के पीछे एक डर भी था कि कहीं कोई गाँव वाला या घर वाला उन्हें पहचान न ले। टीवी तो दिखाएगा ना। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम उनके सामने कोई रुकावट हो। इसी एनजीओ की अध्यक्ष मुन्नी बाई ने हमें बताया कि यहाँ आई सभी महिलाएं मानसिक रूप से ये काम करने के लिए तैयार होती हैं। अगर वो लड़के धंधा नहीं करे तो वो धंधे में आई नहीं होती यहाँ पर, वो सोच के आती है लड़की। कई बार इनकी मजबूरी इनको यहाँ ले आती है तो कई बार धोखे से इनको यहाँ धकेल दिया जाता है। ऐसी ही एक दास्तां है शिलोंग की रहने वाली प्रीति की। उसकी आंटी उसे नौकरी का सपना दिखाकर दिल्ली ले आई और उसे इस धंधे में धकेल दिया। मेरा एक नेबर थी आंटी, उसने मुझे मेडिकल स्टोर में जॉब लगा दूंगी बोल के लाई इधर 7,000 सैलरी बोल के। मेरे पापा भी बीमा से आई दिल्ली, लेकिन मुझे ये सेक्स के ये धंधे में धकेल दिया। आपने कोशिश किया लेकिन चांस नहीं दिया। मुझे कहती थी ये काम करना ही पड़ेगा, तो नहीं करोगी तो इधर दिल्ली में कहाँ जाओगी, तुम्हारी कोई भी नहीं है, ऐसा बोलती थी। प्रीति की तरह न जाने और कितनी मासूम लड़कियों के साथ ये शोषण हो रहा है, और हर वो लड़की जो हिम्मत नहीं दिखा सकती वो शिकार हो जाती है इस काली दुनिया की। सिर्फ 1 या 2 एनजीओ की मदद से इनके हालात को नहीं बदला जा सकता। जरूरत है एक सामूहिक प्रयास की, जिसमें सरकार और एनजीओज मिलकर इनके पुनर्वास के लिए काम करें, और साथ ही साथ जरूरत है लोगों की मानसिकता को बदलने की। निशात सिद्दीकी के साथ मैं संध्या तिवारी, जिम्सी न्यूज, नोएडा। अभी आपने देखा वेश्यावृत्ति आखिर क्यों रुकने का नाम नहीं ले रही है। समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है। नोएडा का विख्यात ओखला पक्षी विहार भी परेशानी की हालत में है। दिल्ली नोएडा सीमा से सटी इस बर्ड सेंचुरी की बदहाली पर पेश है एक रिपोर्ट। साल 2010 में दिल्ली में हुई पक्षी गणना को कई मायनों में अच्छा माना जा रहा है। इस साल दिल्ली में पक्षियों की लगभग 237 प्रजातियां दिखी।
दिल्ली में 8 साल पहले शुरू हुई इस पक्षी गणना में ये दूसरा मौका है जब यहाँ पक्षियों की इतनी प्रजातियाँ पाई गईं। इसके पहले साल 2006 में यहाँ इनकी 271 प्रजातियाँ पाई गई थीं। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली नोएडा सीमा से सटे ओखला पक्षी विहार की, तो यहाँ पक्षियों की संख्या में गिरावट आई है। इस 84 एकड़ जगह पर वन विभाग के अपने आंकड़ों के हिसाब 6196 पेड़ थे, लेकिन ये सब इतने सब पेड़ कट जाने से और ये से काफ़ी इसमें नुकसान हुआ है, क्योंकि चिड़िया जो होती हैं वो सिर्फ ये नहीं जानती कि भाई उन्हें इसी के अंदर रहना है। देयर आर सो मेनी टेरेस्ट्रियल बर्ड्स आल्सो व्हिच यूज्ड टू कम, यानी जो ज़मीन पर रहती हैं चिड़िया, और वो पेड़ कट जाने से काफ़ी उनका नुकसान हुआ है। ओखला बर्ड सेंचुरी सैलानी पक्षियों का बड़ा गढ़ है। साल 2009 में यहाँ पक्षियों की 123 प्रजातियाँ देखी गई थीं। वहीं साल 2010 में ये संख्या घटकर केवल 95 रह गई। विशेषज्ञों की माने तो इस पक्षी विहार की बदहाली की मुख्य वजह सैलानी पक्षियों के रुकने लायक अच्छे माहौल का न होना है। इसके अलावा यहाँ आसपास हो रहा निर्माण कार्य और इंसानी हस्तक्षेप भी इसकी बड़ी वजह है। बावजूद इसके कई पक्षी प्रेमी ऐसे भी हैं जो यहाँ अक्सर आते हैं। पीके बिल्होत्रा इनमें से एक हैं। ये हर शनिवार को यहाँ आते हैं और घंटों फोटोग्राफी करते हैं। यहाँ पर बुश चैट, गोल्डन ओरियोल है, किंगफिशर, कैटल एग्रेट्स और मॉर्निंग डव्स हैं। डव्स 3-4 तरह के टर्टल डव्स हैं। शहर के बीचों बीच इस तरह के पक्षी विहार का होना सौभाग्य की बात है, लेकिन यहाँ आने वाले लोग इस जगह का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। यहाँ पड़ी बियर, जूस की बोतल, पानी की बोतल और साथ ही चिप्स के पैकेट भी, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं। शायद इसका असर पक्षियों की कमी के रूप में भी देखा जा रहा है। कैमरामैन अंकुर अग्रवाल के साथ विश्व प्रताप सिंह, सम्राट मिश्रा, मैं कुमार साहिल, जिम्से न्यूज। प्रोफेशनल हो रही इस दुनिया में आज इंसान के पास इंसानों के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में सड़कों पर घायल पड़े जानवरों का ख्याल भला कौन करेगा। लेकिन यहाँ एक संस्था ऐसी भी है जो न सिर्फ इन बेजुबानों का दर्द समझती है बल्कि इनका इलाज भी करती है। ये कुछ ही दिन के बच्चे हैं। अभी इनकी आंख भी ठीक से नहीं खुली थी कि इनकी माँ को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। माँ बच तो गई, लेकिन उसके पीछे के दोनों पैर खराब हो गए। किसी भले इंसान ने SPCA में फोन किया और ये इन्हें उठाकर यहाँ ले आए और इनकी देखरेख करने लगे। दरअसल ये नोएडा के सेक्टर 94 स्थित SPCA है, यानी सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स। यहाँ आप जहाँ भी नजर घुमाएंगे आपको बीमार और असहाय जानवर ही नजर आएंगे, फिर चाहे वो कुत्ता हो या गाय, बिल्ली, गधे या अभी अभी आई बतख। यहाँ इलाज के लिए आए जानवरों को एक खास तरह का टोकन नंबर दिया जाता है, जिससे कि उनके ठीक होने के बाद इन जानवरों को फिर से वहीं छोड़ा जा सके जहाँ से ये लाए गए थे। यहाँ आवारा कुत्तों की नसबंदी भी की जाती है, जिससे कि इनकी बढ़ती संख्या पर काबू पाया जा सके। यहाँ जानवरों के इलाज के लिए हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर और OPD। यहाँ जानवरों को खून और ग्लूकोज चढ़ाने की भी व्यवस्था है। जो हमें सपोर्ट मिलती है नोएडा अथॉरिटी से, लोग आके जो एनिमल लवर्स हैं वो सब आके डोनेशन देते हैं, बट फिर भी जितने डॉग्स पूरा नोएडा हम लोग देखते हैं, ग्रेटर नोएडा हम लोग देखते हैं, इनफैक्ट NCR बाकी एरियाज भी देखते हैं, तो फंड्स की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ आए जानवरों, खास तौर से कुत्तों को उनकी बीमारी के मुताबिक अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। जैसे ABC 1 और ABC 2 कैटेगरी में हाल में ही ऑपरेटेड और ज़्यादा परेशानी वाले कुत्तों को रखा जाता है, जबकि मैगेट वार्ड में कीड़े लगे कुत्तों को रखा जाता है। SPCA खुद की एम्बुलेंस सेवा और 24 घंटे का हेल्पलाइन नंबर भी चलाती है। यहाँ आवारा जानवरों के साथ साथ पालतू जानवरों का भी इलाज होता है। कोको के मुंह में ट्यूमर हो गया था, कैंसरस ग्रोथ, तो यहाँ के बारे में सुना, किसी ने बताया, तो मैं अपने डैड के साथ यहाँ पे आया था एंड बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट हुआ है इसका। इसकी अभी सर्जरी हुई थी 2 दिन पहले, तो इतना बड़ा ट्यूमर था यहाँ पे, वो पूरा रिमूव हो गया, तो अभी इसकी पोस्ट सर्जरी ट्रीटमेंट चल रही है। नोएडा में इस संस्था के होने का ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। SPCA को ज़रूरत है लोगों की भागीदारी की। मात्र 50 जानवरों से शुरू SPCA में आज लगभग 500 से भी अधिक जानवर हैं। निस्वार्थ भाव से काम करने वाली इस संस्था को
नोएडा अथॉरिटी से भी आर्थिक मदद प्राप्त होती है। वास्तव में SPCA अपने आप में मानवता का एक बड़ा उदाहरण है। कैमरामैन सम्रांत के साथ साहिल, विश्वा, मैं अंकुर, जिम्सी न्यूज, नोएडा। दुख, दर्द और समस्याओं के बाद हम बात करते हैं धर्म और संस्कृति की। वर्कलोड और टेंशन से निजात पाने के लिए आजकल युवा ले रहे हैं धर्म का सहारा। पेश है एक खास रिपोर्ट। आज की तेज रफ्तार जिंदगी और टेक्निकल एडवांसमेंट ने जहां लोगों को हर तरह की सुख सुविधाएं मुहैया कराई हैं, वहीं कुछ चीजें छीनी भी हैं, जैसे सुकून और शांति। लेकिन कुछ जगहें अभी भी ऐसी हैं जहां पहुंचकर लोगों को सुकून और शांति का एहसास होता है। इनमें से एक है नोएडा के सेक्टर 94 स्थित इस्कॉन टेम्पल, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। बांके बिहारी के दर्शनों को यहाँ रोजाना बड़ी तादाद में लोग आते हैं और यहाँ के शांति भरे माहौल में अपना सारा टेंशन छोड़ जाते हैं, साथ ही लोअर क्लास के लोग भी। लेकिन यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। इनमें से कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर, बिजनेस क्लास के लोग भी हैं, साथ ही लोअर क्लास के लोग भी। लेकिन यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ हर शनिवार धर्म और अध्यात्म की विशेष सभा भी होती है, जिसमें धार्मिक चर्चा के साथ ही इंसानियत और मानवता का पाठ भी पढ़ाया जाता है। इस अनोखी क्लास में विद्यार्थी हर उम्र हर वर्ग के लोग होते हैं। इस्कॉन में जो एक लाइफ स्टाइल ही सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर हाई थिंकिंग। तो ये हम उन लोगों को समझाते हैं और इसको समझते हैं और प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अडॉप्ट करते हैं। नेचुरली दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस मूवमेंट। मौजूदा दौर में जबकि धर्म को मजहबी कट्टरता और परंपरावादी नजरिए से देखा जाता है, इस्कॉन धर्म को एक नए तरीके से समझा रहा है। यहाँ भक्तों पर इसका असर भी बखूबी दिखाई देता है। इस्कॉन यहाँ अपने तरीके से धर्म का प्रचार कर रहा है। ये तरीका धर्म और इंसानियत का गठजोड़ है, तकनीकी और संस्कृति का मेल है। यहाँ न सिर्फ चरित्र निर्माण की बातें होती हैं, बल्कि यहाँ देश निर्माण की बातें भी होती हैं। और इसके लिए इस्कॉन यहाँ युवाओं की एक नई जमात तैयार कर रहा है। कैमरा पर्सन विश्वा के साथ मैं सम्रांत मिश्रा, जिम्सी न्यूज। अभी आपने देखा किस तरह लोग अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए बांके बिहारी जी के पास जाते हैं। लेकिन अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहां होती है रावण की पूजा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, राम राज्य में रावण पूजा। राम के देश में रावण की पूजा, ये बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यहाँ एक गांव ऐसा भी है जहाँ के लोग आज से नहीं बल्कि सदियों से ही रावण की पूजा करते चले आ रहे हैं। इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन इस गांव की हकीकत यही है। दिल्ली से सटे नोएडा में स्थित बिसरख गांव के लोगों का मानना है कि यहाँ लंकापति दशानन रावण का जन्म हुआ था और रावण के पिता बिसेसरवा ने ही इस गांव की स्थापना की थी। लोगों की अगर माने तो ये वो मंदिर है जहाँ रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी। हमारे जो पूर्वज बताते हैं कि रावण का जन्म इसी गांव में हुआ है। रावण के पिताजी का नाम विशेषर मुनि है और विशेषर मुनि के नाम से ही बिसरख का नाम पड़ा हुआ है। कहते हैं कि हमारे पूर्वज बताते हैं कि रावण इसी मंदिर में पूजा करते थे। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की गहराई का अंदाजा आज तक नहीं लग सका है। हालांकि शिवलिंग के बराबर में ही खुदाई भी कराई जा चुकी है। जो हमारा ये शिवलिंग है, इसकी काफी गहराई तक खुदाई की है और इसका कोई अता पता नहीं मिला। और तो और यहाँ रावण की पूजा के लिए एक मंदिर भी बनवाया जा रहा है। यूं तो पूरे भारत में दशहरा के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन यह गांव अपनी एक अलग ही मिसाल बनाए हुए है। दशहरा के दिन रावण का पुतला जलाए जाने की बात तो दूर, यहाँ रावण की पूजा तक की जाती है। कैमरामैन सौरभ अवस्थी के साथ मैं मुनिंद्र प्रताप सिंह, जिम्सी न्यूज। ये थी आज की खास खबरें। चलते चलते एक नजर फिर सुर्खियों पर। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना ने त्यागा अन्न। भक्ति पर भारी पड़ी मिलावट। मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से 226 बीमार। टीम इंडिया के कोच गैरी कर्स्टन ने ली विदाई। गैरी 3 साल से थे टीम इंडिया के कोच। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।